मानव विकास क्रम की यात्रा अनोखे मोड़ों और पड़ावों से भरी है। 22 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक पीरियड में पृथ्वी पर पहले पहल मैमल्स का उद्भव हुआ। यह डायनासॉर्स का काल था और चूहों के आकार के कीटभक्षी मैमल्स डायनासॉर्स और अन्य खतरनाक जानवरों से बचकर जीते थे। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई मास एक्सटिंक्शन की घटना ने डायनासॉर सहित 10 किलोग्राम से बड़े सभी प्राणियों का अंत कर दिया। लेकिन इसी घटना ने मैमल्स को, जो आकार में अभी भी बहुत छोटे थे, नए अवसर प्रदान किए। एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद उनका आकार बढ़ने लगा और वे विविध रूपों में विकसित होने लगे, जिनमें शामिल थे मंकीज, एप्स और बिना पूंछों वाले बड़े आकार के ग्रेट एप्स। इन्हीं ग्रेट एप्स में से कुछ आगे चलकर हम मनुष्यों के पूर्वज बने। 65 लाख वर्ष पूर्व तक मनुष्यों के पूर्वज पूरा जीवन पेड़ों पर व्यतीत करते थे। अगले कुछ लाख वर्षों में हमारे पूर्वज एप्स के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उन्हें आधुनिक मानवों में बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। आज के वीडियो में हम मानव विकास क्रम की यात्रा में आए उन 6 सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों की बात करेंगे जिन्होंने हम मनुष्यों को पेड़ों पर रहने वाले ग्रेट एप्स से आज की स्थिति में पहुंचाया। यह वीडियो यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 के यूनिट 1.4 बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए भी उपयोगी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। विकास क्रम का पहला मोड़ था 2 पैरों पर चलना। दक्षिणी अफ्रीका के घने जंगलों में लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व ग्रेट एप्स रहते थे। उनका पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजरता था। दूर दूर तक फैले सघन पेड़ों वाले जंगल इतने विशाल थे कि एप्स को नीचे आने की जरूरत नहीं थी। जमीन पर आना खतरनाक भी था। वे अपने हाथों और पैरों दोनों से डालियां पकड़ सकते थे। 25 से 45 किलोग्राम का उनका पूरा शरीर बालों से भरा था। उनका मस्तिष्क छोटा था, 250 से 400 ग्राम का। वे 4 पैरों पर चलते थे और कभी कभार थोड़ी देर के लिए 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व जलवायु में परिवर्तन आया और पेड़ों से भरे जंगल विरल होने लगे। घने पेड़ों के बीच जगह जगह झाड़ियां और घास के मैदान दिखने लगे। इस प्राकृतिक बदलाव ने पेड़ों पर रहने वाले एप्स को खाने की तलाश में मैदानों में उतरने पर मजबूर कर दिया, जहां खतरनाक शिकारी जानवरों का बोलबाला था। एप्स ने पाया कि जब वे 2 पैरों पर चलते थे तो आने वाले खतरों को दूर से भांप लेते थे। हाथों के मुक्त होने से उनका प्रयोग वे खाने और बच्चों को ले जाने में कर सकते थे। इन हाथों में नुकीले पत्थरों के हथियार भी रख सकते थे जो जरूरत के वक्त काम आते। 2 पैरों पर चलने में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा खर्च होती थी और शरीर का हीट मैनेजमेंट भी बेहतर होता था। इन फायदों से प्रेरित होकर ग्रेट एप्स ने बाइपेडलिज्म को अपनाया और ज़्यादा समय पेड़ों की जगह जमीन पर बिताना शुरू कर दिया। बाइपेडलिज्म विकास क्रम की यात्रा में आया पहला मोड़ था। इससे हमारे पूर्वजों की हड्डियों में परिवर्तन आए। आइए देखें वे परिवर्तन क्या थे। फोरामेन मैग्नम खोपड़ी के उस छिद्र का नाम है जिससे मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। यह छिद्र चिंपांजीज में सिर के पिछले भाग में पाया जाता है। 2 पैरों पर चलने के कारण यह मनुष्यों के स्कल के आधार बिंदु पर चला आया। बाइपेडलिज्म से हमारे रीढ़ की हड्डी या स्पाइन में भी परिवर्तन आए। हमारी स्पाइन की हड्डी एस आकार की होने लगी, जिससे शरीर का संतुलन बेहतर हुआ। लेकिन इस अनुकूलन का दुष्प्रभाव यह हुआ कि हम मनुष्यों में हर्निया की संभावना बढ़ गई, क्योंकि आंतों के नीचे पेल्विस की हड्डी आने लगी। चिंपांजीज के क्वाड्रूपेडल लोकोमोशन में इंटेस्टाइन्स के नीचे पेल्विस नहीं आता। बाइपेडल लोकोमोशन से मनुष्यों का पेल्विस छोटा, चौड़ा और बाउल शेप का हो गया, जिससे कि यह पूरे शरीर का वजन उठा सके। साथ में बर्थ कैनाल संकरा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों में चाइल्ड बर्थ कठिन और कष्टप्रद हो गया। बाइपेडल लोकोमोशन ने हमारी फीमर बोन को भी बदला। हमारे पैरों की फीमर बोन अंदर की तरफ मुड़ी होती है ताकि घुटने और पैर गुरुत्वाकर्षण बल के केंद्र में रहें। साथ ही घुटने के नीचे की हड्डी लंबी होती है ताकि हम लंबे कदमों से चल सकें। एनाटॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ बाइपेडलिज्म। टोज। चिंपांजीज के पैरों की उंगलियां पेड़ की डालियां पकड़कर झूलने की सामर्थ्य रखती हैं। उनके पिछले पैरों को शरीर का आधा ही वजन उठाना होता है, इसलिए उनके पैरों की भार वहन क्षमता कम होती है। मनुष्यों के पैरों की उंगलियां सीधी हो गई हैं क्योंकि हमारे पैरों को पूरे शरीर का वजन उठाना होता है, परंतु हमारे पैरों की उंगलियों में वस्तुओं को पकड़ने की सामर्थ्य नहीं बची है। आग पर नियंत्रण भी मानव विकास क्रम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न आग को जलाए रखना और अपनी इच्छा से आग जला लेना 2 अलग बातें हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस मनुष्यों ने आग पर नियंत्रण कर लिया था। संभवतः होमो इरेक्टस आकाशीय बिजली और ज्वालामुखी विस्फोट से लगी आग को सूखी लकड़ियों की मदद से जलाए रखना सीख गए थे। वे आग का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन पकाने के लिए करते थे। स्वेच्छा से आग उत्पन्न करना होमो सेपियंस या होमो निएंडरथल्स ने बहुत बाद में सीखा था। उन्होंने कठोर पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाई होगी। आग की गर्मी ने आदिम मनुष्यों को ठंडे वातावरण में रात के कम तापमान के दौरान जीवित रखा।
इसके कारण गर्म जलवायु से ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों तक भौगोलिक विस्तार की संभावना बनी। पका भोजन खाने से दांतों को कम मेहनत करनी पड़ती थी, इससे जबड़े का आकार घटने लगा। पके भोजन में पैरासाइट्स कम हो गए, यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर था। साथ ही खाना पचाने में अब कम ऊर्जा खर्च होती थी, परिणामतः भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होने लगी। रिचर्ड रैंगम ने अपनी पुस्तक में कहा है कि आग पर नियंत्रण ने आदिम मानवों के लिए पेड़ से इतर जमीन पर और गुफाओं में सोना संभव बनाया। आग की सुरक्षा में आदिम मनुष्य जमीन पर ज्यादा समय बिता सकते थे। आग की मदद से मनुष्यों की दिनचर्या में अब रात के कुछ घंटे भी जुड़ गए थे, जिसका उपयोग वे रचनात्मक कार्यों में कर सकते थे, जैसे कि दिन भर के अनुभवों को आपस में साझा करना और गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करना। दो पैरों पर चलना और आग पर नियंत्रण दो बेहद महत्वपूर्ण मोड़ थे। औजारों के प्रयोग ने इस यात्रा को नई दिशा दी। प्रागैतिहासिक मनुष्य होमो हैबिलिस ने लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। वे इन औजारों का प्रयोग शिकार करने और अपनी रक्षा में करते थे। औजारों ने मानवों को वो शक्तियां दी जो उनके पास प्राकृतिक तौर पर नहीं थीं। इनकी मदद से अपेक्षाकृत कमजोर मनुष्य, जिसके पास न धारदार दांत थे न ही नुकीले पंजे, फूड चेन के ऊंचे पायदान पर पहुंच गए। नुकीले पत्थर के भाले को दूर से फेंककर खतरनाक पशुओं का शिकार किया जा सकता था। तीर धनुष से दूर तक निशाना लगाया जा सकता था। औजारों के प्रयोग से भोजन की प्राप्ति सहज हो गई। शिकार के सिवा औजार मांस और दूसरे खाद्य पदार्थों को काटने, छीलने, कूटने और पीसने के काम में भी लाए जाते थे। औजारों ने हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर स्थित पौष्टिक बोन मैरो को निकालना संभव बना दिया था। औजारों के प्रयोग से हमारे हाथों में प्रिसीजन ग्रिप की दक्षता विकसित हुई। हमारे हाथ सूक्ष्मता और शुद्धि के साथ वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। मनुष्यों के अलावा अन्य प्राइमेट्स हाथों से बड़ी चीजों को तो पकड़ सकते हैं, वे छोटी वस्तुओं को उतनी सफाई के साथ नहीं पकड़ पाते। औजार बनाने की परंपराएं। आदि मानव समूहों की औजारों के निर्माण की अपनी परंपराएं थीं। इन टूल मेकिंग ट्रेडिशंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये नाम उन स्थानों के आधार पर दिए गए हैं जहां से वे औजार उत्खनन में सबसे पहले प्राप्त हुए थे। अफ्रीका के ओल्डवन क्षेत्र में रहने वाले होमो हैबिलिस ने पत्थरों के अनगढ़ से दिखने वाले औजार बनाए थे, जिन्हें ओल्डवन टूल्स के नाम से जाना जाता है। होमो इरेक्टस मनुष्यों ने औजारों को परिष्कृत किया। उनके औजारों को एशुलियन टूल्स के नाम से जाना जाता है। एशुलियन टूल्स यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। जहां दो पैरों पर चलने, आग पर नियंत्रण और औजारों के प्रयोग ने मनुष्यों के विकास क्रम की नींव रखी, वहीं मस्तिष्क के लगातार बढ़ते आकार ने इस प्रक्रिया को गति दे दी। पोषक तत्वों से भरपूर मांस और पेड़ पौधों पर आधारित भोजन की विविधता ने मानव मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक मानते हैं कि मस्तिष्क के एक खास हिस्से, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, के आकार में वृद्धि हुई, जो मनुष्यों के बौद्धिक विकास का मुख्य कारण बनी। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह भाग है जिससे संचालित होती है दृष्टि, सुनने की क्षमता, निर्णय लेना और भाषा। होमो इरेक्टस अवशेषों के अनुसंधान से पता चला है कि मनुष्यों द्वारा बड़े जानवरों का शिकार करने और उनके मस्तिष्क के आकार में बढ़ोतरी का काल एक ही है। औजारों का निर्माण भी मस्तिष्क के विकास में सहायक रहा। मस्तिष्क में वृद्धि होमो इरेक्टस मानवों के काल में अधिक तेजी से हुई। अन्य जीवों की तुलना में हम मनुष्यों का मस्तिष्क पूरे शरीर के आकार और वजन के हिसाब से बड़ा है। शरीर के दूसरे किसी भी अंग की तुलना में हमारा मस्तिष्क ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। जहां मनुष्य अपनी कुल ऊर्जा का 20% मस्तिष्क के संचालन पर खर्च करते हैं, मनुष्यों के इतर दूसरे प्राइमेट्स अपनी ऊर्जा का केवल 8 से 10% मस्तिष्क पर लगाते हैं और नॉन प्राइमेट मैमल्स में यह खपत सिर्फ 3 से 5% की होती है। परंतु हमें अपने वृहद आकार के मस्तिष्क की कीमत भी चुकानी पड़ी है। मनुष्यों में जेस्टेशन पीरियड के लंबे होने का मुख्य कारण शिशु के मस्तिष्क का बड़ा आकार ही है। बड़े सिर वाले शिशु को जन्म देने के लिए विकास क्रम में स्त्रियों के हिप और प्यूबिक रीजन का विस्तार हुआ। विकास क्रम का पहिया आदिम मनुष्यों को लगातार नए रास्तों पर ले जा रहा था। आइए जानें कि उस समय लोग रहते कैसे थे और पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन से उन्हें क्या हासिल हो रहा था। जन्म के पश्चात एक मानव शिशु ज्यादा असहाय होता है और उसे लंबे समय तक देखरेख की जरूरत होती है। शिशुओं की इस आवश्यकता ने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामुदायिक जीवन ने अशक्त, बीमार और वृद्ध सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान की। आदि मानव आग के इर्द गिर्द बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते थे। सामुदायिक जीवन से योजनाबद्ध शिकार संभव हुआ। अब तक हमने विकास क्रम के 5 मोड़ों को देखा है। विकास क्रम की अगली कड़ी थी भाषा का विकास। सामूहिक जीवन के अपने कायदे होते हैं। समूह में रहने वालों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से दूसरों को अवगत कराना होता है और समूह के दूसरे लोगों की गतिविधियों को समझना होता है। उन्हें यह भी जानना होता है कि बाकी लोग उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। इन सभी बातों के लिए आपसी संवाद आवश्यक है।
खोजों में यह सामने आया है कि आपसी संवाद की शुरुआत सांकेतिक भाषा के रूप में हुई थी। लोग हाथों और चेहरे की भाव-भंगिमा से अपने विचार प्रकट करते थे। ये संकेत धीरे-धीरे स्थापित होने लगे। फिर लोगों ने संकेतों को प्रकट करते हुए स्वतः कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न करनी शुरू कीं। एक समय ऐसा आया जब उन विशिष्ट ध्वनियों की भी पहचान बनी और फिर लोगों ने सिर्फ ध्वनियों के सहारे एक दूसरे को कुछ बताना शुरू किया। ध्वनि आधारित संवाद का फायदा यह था कि बिना एक दूसरे के करीब आए भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी। लोगों ने पहले अपने आसपास के जानवरों और प्रकृति की ध्वनियों को समझने से शुरुआत की। हो सकता है कि गुर्राहट की ध्वनि उत्पन्न करके उन्होंने किसी खतरनाक जानवर के आसपास होने की सूचना दी हो, या बहती हवा की सरसराहट की ध्वनि पैदा करके मौसम का हाल बताया हो। सैकड़ों हजारों वर्षों में यह ध्वनियाँ शब्द बनी और शब्दों को जोड़कर लोगों ने सरल वाक्य बनाने शुरू किए। धीरे धीरे वाक्यों में काल यानी टेंस का भाव विकसित हुआ। इस प्रकार भाषा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनी। लेकिन किस आदि मानव ने भाषा की शुरुआत की थी? अधिकांश विद्वानों का मत है कि लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस ने सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा से संवाद की शुरुआत की थी और लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व होमो हाइडेलबर्गेंसिस ने ध्वनि आधारित भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था। मानव शरीर में हुआ एक जैविक बदलाव भी भाषा के विकास का कारण बना। यह बदलाव था FOXP2 जीन का म्यूटेशन। इसके साथ ही हम वीडियो के आखिरी भाग में आ गए हैं। वीडियो खत्म करने से पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात करनी जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत वे जीव जो अपने वातावरण के अनुरूप स्वयं को बेहतर तरीके से ढाल लेते हैं, उनके जीने की संभावना बढ़ जाती है। वे उम्र की परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाते हैं और अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। जिन जीवों में यह अनुकूलन नहीं आ पाता, वे बच्चों को जन्म देने से पहले ही मर जाते हैं। 2 पैरों पर चलने की क्षमता विकसित करने वाले आदि मानव बदलती जलवायु के ज्यादा अनुरूप थे, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती गई। इसी प्रकार विकसित मस्तिष्क वाले मनुष्य अपनी बेहतर मानसिक क्षमताओं के कारण अस्तित्व में बने रहे और वे मनुष्य खत्म हो गए जिनके मस्तिष्क का विकास कम हुआ था। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व तक नेचुरल सिलेक्शन ने मनुष्यों की सिर्फ एक प्रजाति होमोसेपियंस को जिंदा रखा जिसके सदस्य हम सभी हैं। बाइपेडल लोकोमोशन, आग और औजारों का प्रयोग एवं भाषा के विकास जैसे पड़ावों को पार करते हुए मनुष्य पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बन तो गए थे, परंतु वे अब भी घुमंतु शिकारी ही थे। तेज दिमाग वाला मनुष्य इतने पर कहाँ रुकने वाला था। अभी तो पशुपालन और कृषि जैसे माइलस्टोन्स हासिल करने बाकी थे। हम इन मुकामों तक कैसे पहुंचे, पहली सभ्यता कब स्थापित हुई, ये बातें किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।